हेलो एवरीवन, वेलकम टू हिम एजुकेशन। दिस इज अंकिता शर्मा और फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे जनरल साइंस के बहुत ही इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो कि बेस्ड हैं एनसीईआरटी क्लास 7 के चैप्टर 8 के ऊपर, जिसका नाम है विंड, स्टॉर्म्स एंड साइक्लोन्स। इससे पहले जितने भी चैप्टर्स हैं उनके ऊपर बेस्ड जितने भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं वो हमने डिस्कस कर लिए हैं। सारी वीडियोस की प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप देख सकते हैं, और बाकी की वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज एनीमोमीटर। एनीमोमीटर क्या होता है? ऑप्शन है हमारे पास, ए डिवाइस यूज फॉर मेजरिंग एटमॉस्फेरिक प्रेशर। सेकंड है ए डिवाइस फॉर मेजरिंग विंड स्पीड। थर्ड है ए डिवाइस यूज फॉर मेजरिंग एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर एंड द लास्ट वन इज अ डिवाइस यूज टू मेजर ह्यूमिडिटी। तो अगर हम बात करें एनीमोमीटर की, एनीमोमीटर क्या है? ये विंड की स्पीड, हवा की जो तीव्रता है या गति है, उसको मेजर करने के लिए यूज होता है। तो बी ऑप्शन जो है यहाँ पे सही होगा, ए डिवाइस for measuring wind speed. Next question is, during the formation of rain, what happens when water vapors change to raindrops? जब बारिश होती है तो क्या होता है जब जो वाटर वेपर हैं वो रेन ड्रॉप्स में बदल जाते हैं? ऑप्शन हमारे पास, हीट इज रिलीज्ड, ऑप्शन बी इज हीट इज एब्जॉर्ब्ड, ऑप्शन सी इज हीट इज फर्स्ट एब्जॉर्ब्ड एंड देन रिलीज्ड, एंड ऑप्शन डी इज देयर इज नो एक्सचेंज ऑफ हीट। तो अगर हम बात करें कि जब भी बारिश होती है, वाटर वेपर जब पानी की बूंदों में, बारिश की बूंदों में बदलते हैं, उस वक्त क्या होता है? पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि वाटर वेपर बनते कैसे हैं। जब जब होता क्या है, आसपास की जब एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर बढ़ जाता है तो जो पानी है वो वेपर बन के ऊपर हवा में जाता है, क्योंकि जो एयर है वो लाइट हो जाती है, गर्म होके वो हल्की हो जाती है, ऊपर की तरफ उठती है, अपने साथ जो पानी के वाटर वेपर है उनको साथ लेके उठती है। तो जितनी हीट उनको चाहिए होती है वाटर वेपर बनने में, उससे जो एक्स्ट्रा हीट है उसको वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं, जिसको हम लेटेंट हीट भी कहते हैं। लेटेंट मतलब छुपी हुई, तो उसको हम लेटेंट हीट भी कहते हैं। तो जब बारिश होती है उस वक्त क्या होता है, वो हीट रिलीज करते हैं। तो ऑप्शन जो है यहाँ पे ए सही होगा, दैट इज हीट इज रिलीज्ड। जब वाटर वेपर बारिश बन के गिरते हैं तो उस वक्त हीट जो है वो रिलीज होती है, क्योंकि जो एनर्जी गैसियस फॉर्म में होती है वेपर्स के पास वो ज्यादा होती है एज कंपेयर टू इन द लिक्विड फॉर्म। इसीलिए वाटर वेपर्स क्या करते हैं, जब वो वाटर वेपर्स जो है, वेपर जो है, जब वो पानी में तब्दील होंगे, बदलेंगे, तो वो क्या करेंगे, कुछ हीट जो है वो लूज करेंगे, रिलीज करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, बाय विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन द सी एंड लैंड ब्रीज आर कॉज्ड? सी ब्रीज और लैंड ब्रीज किसकी वजह से होती है? ऑप्शन है हमारे पास, थ्रू कंडक्शन, थ्रू रेन्स, थ्रू कन्वेक्शन एंड थ्रू इंसोलेशन। सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा लैंड ब्रीज और सी ब्रीज क्या होती हैं। जब सी की तरफ से ठंडी हवा लैंड की तरफ चलती है तो उसको सी ब्रीज कहते हैं, और जब लैंड से सी की तरफ ठंडी हवा चलती है उसको लैंड ब्रीज कहते हैं। तो ये किसकी वजह से होती है? ऑप्शन सी यहाँ पे सही होगा, थ्रू कन्वेक्शन। कन्वेक्शन क्या होता है? कन्वेक्शन होता है जब टेम्परेचर बढ़ता है, हवा जब गर्म होती है, वो लाइट होकर ऊपर की तरफ उठती है, तो वहां पे लो प्रेशर एरिया जो है क्रिएट हो जाता है। तो आसपास की जो हवा है वो फटाफट से उसकी जगह लेने के लिए आ जाती है। तो हाई प्रेशर एरिया से लो प्रेशर एरिया की तरफ जब हवा चलती है तो उसको विंड कहते हैं, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि जो गर्म हवा है वो ऊपर उठ जाएगी और जो आसपास की ठंडी हवा है फटाफट से उसकी जगह लेने के लिए आ जाएगी। इस तरह से जो है वो प्रोसेस चलता है, इसको कन्वेक्शन कहते हैं। तो जो सी ब्रीज और लैंड ब्रीज है वो कन्वेक्शन की वजह से ही होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, why the winds from the north and the south blow towards the equator on earth? कि जो विंड्स हैं, विंड्स हमें पता है हाई प्रेशर एरिया से लो प्रेशर एरिया की तरफ जब एयर जाती है तो उसको विंड कहते हैं। तो कहते हैं कि जब विंड्स जो है नॉर्थ और साउथ से वो इक्वेटर की तरफ क्यों जाती है? तो ऑप्शन है हमारे पास, अर्थ इज राउंड एंड स्फेरिकल इन शेप। बी है हमारे पास, विंड डज नॉट फ्लो फ्रॉम ईस्ट एंड वेस्ट। तीसरी है, द एयर इज हॉटर ऑन एंड अराउंड द इक्वेटर, एंड फोर्थ ऑप्शन है, द एयर इज हॉटर ऑन नॉर्थ एंड साउथ पोल। तो इसका सही आंसर सी है, कि हमारे पास पूछा है क्वेश्चन उन्होंने कि जो विंड है वो नॉर्थ और साउथ पोल से इक्वेटर की तरफ क्यों चलती है, कि इनकी डायरेक्शन इक्वेटर से नॉर्थ और साउथ पोल से इक्वेटर की तरफ क्यों होती है। तो इसको हम थोड़ा सा समझेंगे। इक्वेटर हमें पता है 0 डिग्री लैटिट्यूड के ऊपर, इक्वेटर जो है वहां पे सन की डायरेक्ट रेज पड़ती हैं, इसीलिए टेम्परेचर भी ज्यादा होता है, ज्यादा हीट होती है। तो जो इक्वेटर के आसपास की जो हवा होगी वहां पे क्या होगा, वो गर्म होगी, लाइट होके ऊपर की तरफ उठेगी, वहां पे लो प्रेशर एरिया क्रिएट होगा। तो नॉर्थ और साउथ पोल जो है वहां पे सन की डायरेक्ट रेज नहीं पड़ती, ऑलरेडी बहुत ठंड होती है, तो वहां से ठंडी हवा जो आती है वो क्या करती है, वो
हाई प्रेशर एरिया वहां पे क्रिएट होता है, तो वो जो है जहां से इक्वेटर से जहां से एयर ऊपर लिफ्ट हुई है वो फटाफट से उसकी जगह लेने के लिए आ जाएगी। तो इस तरह से क्या होगा, जो पोल्स हैं वहां से जो हवा है वो इक्वेटर की तरफ जो है वो जाएगी। तो इसीलिए इसका रीजन ये है कि जो एयर होती है इक्वेटर के ऊपर या इक्वेटर के आसपास वो गर्म होती है, गर्म होकर ऊपर उठती है और पोल्स से जो हवा है फटाफट उसकी जगह लेने के लिए आती है, इसलिए इस तरह से जो है वो उनका डायरेक्शन जो है वो विंड का बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग डायरेक्शन द मॉनसून विंड्स एंटर इन इंडिया इंडियन सबकॉन्टिनेंट। हमारा जो देश है इंडिया, हमें पता है मॉनसून सीजन जब होता है तो जो मॉनसून विंड्स होती हैं वो कौन सी डायरेक्शन से इंडियन सबकॉन्टिनेंट में एंटर करती हैं। ऑप्शंस है नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट एंड साउथ ईस्ट। तो इसका जो सही आंसर है दैट इज सी, साउथ वेस्ट। जो मॉनसून है वो विंड्स जो है वो साउथ वेस्ट से ब्लो करती हैं, इंडियन ओशन के ऊपर से आती हैं और अपने साथ बहुत सारी बारिश लेके आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, व्हाई गैसेस बिकम लाइटर ऑन हीटिंग। हम बार बार उसको पढ़ रहे हैं कि हवा जो है, एयर जो है वो जब गर्म होती है तो वो लाइट हो जाती है और ऊपर की तरफ उठती है। ऐसा क्यों होता है, गैसेस जो है वो हीट करने पे हल्की क्यों हो जाती हैं। ऑप्शंस है हमारे पास इंक्रीज इन मॉलिक्यूलर स्पेसेस, डिक्रीज इन मॉलिक्यूलर स्पेस, ब्रेकिंग ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड द लास्ट वन इज फॉर्मेशन ऑफ न्यू मॉलिक्यूल्स। तो इसका जो सही आंसर है दैट इज ए ऑप्शन विल बी राइट। होता क्या है, गैसेस में ऑलरेडी क्या होता है, मॉलिक्यूल जो है वो थोड़े से लूजली क्या होते हैं, पैक्ड होते हैं, मतलब ज्यादा पास पास नहीं होते। अगर हम सॉलिड्स की बात करें, बिल्कुल ऐसे ऐसे टाइटली जो है वो मॉलिक्यूल्स एकदम से पैक्ड होते हैं, एक दूसरे के साथ सटे होते हैं। पर गैसेस में क्या होता है, पहले ही वो थोड़ा सा उनमें स्पेस होता है, अगर हम उसको हीट करेंगे, हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो क्या होगा, ये मूव करना शुरू करेंगे और इनके बीच का जो स्पेस है, इनके बीच का जो मॉलिक्यूलर स्पेस है वो और ज्यादा बढ़ जाएगा, सरफेस एरिया बढ़ जाएगा, उसकी वजह से क्या होगा, वो लाइट हो जाएगी, हल्की हो जाएंगी और ऊपर की तरफ उठेंगी। तो पहला ऑप्शन जो सही है, इंक्रीज इन मॉलिक्यूलर स्पेसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 की अगर हम बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज मोस्ट लाइकली टू बी अफेक्टेड बाय साइक्लोन्स। यहाँ पे कुछ कंट्रीज के नाम दिए गए हैं, हमें बताना है कि कौन सी कंट्री जो है वो ज्यादा वहां पे साइक्लोन से वो अफेक्ट हो सकती है। ऑप्शंस है, पहली ऑप्शन है नेपाल, दूसरी है इंडोनेशिया, तीसरी है मंगोलिया एंड द फोर्थ वन इज भूटान। तो यहाँ से हम क्वेश्चन से ही देख सकते हैं कि जो इंडोनेशिया है इट इज मोस्ट लाइकली टू बी अफेक्टेड बाय द साइक्लोन्स। ऐसा क्यों है, क्योंकि अगर हम बात करें नेपाल की, ठीक है, नेपाल जो है वो लैंड लॉक्ड है, मतलब सी जो है नेपाल के पास, नेपाल का कोई भी जो बाउंड्री है वो सी के साथ नहीं लगती, तो इसलिए ये साइक्लोन से अफेक्ट नहीं हो सकता। उसी तरह से भूटान है और मंगोलिया, ठीक है। तो इस तरह से सही आंसर जो है वो इंडोनेशिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 8, which of the following is not affected by cyclones, which of the following is not affected by the cyclone। यहाँ पे कुछ ऑप्शंस दी हुई हैं या सिचुएशंस दी हुई हैं, हमें बताना है कौन सा जो है साइक्लोन से अफेक्ट नहीं होगा। ऑप्शंस है ए बॉल फॉलिंग टू द ग्राउंड, दूसरी है ऑप्शन राइडिंग ए बाइसाइकिल अगेंस्ट द विंड, तीसरी है फ्लाइंग अ काइट एंड द फोर्थ वन इज ड्रिंकिंग ए सॉफ्ट ड्रिंक थ्रू अ स्ट्रॉ। तो कौन सी जो ऑप्शन है, जो कौन सी सिचुएशन है जो साइक्लोन से अफेक्ट नहीं होगी, तो इसका जो सही आंसर है दैट इज ए बॉल फॉलिंग टू द ग्राउंड। क्योंकि अगर बॉल जो है ऊपर से ग्राउंड की तरफ गिर रही है तो वो जो ग्रेविटी है ग्राउंड, जो हमारे पास हमें पता है अर्थ कुछ ग्रेविटेशनल पुल लगाता है, तो ग्रेविटी की वजह से गिर रही है, ना कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से। बाकी जो ऑप्शन है उनमें कहीं ना कहीं जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, एयर प्रेशर है, वो इंक्लूड है, इसीलिए साइक्लोन भी डायरेक्टली एयर प्रेशर से रिलेटेबल है, इसीलिए जो बाकी सिचुएशंस हैं वो अफेक्ट होंगी साइक्लोन से, पर जो बॉल है जो ग्राउंड के ऊपर गिर रही है वो साइक्लोन से अफेक्ट नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट थंडरस्टॉर्म। कौन सी हमारे पास स्टेटमेंट जो गलत है थंडरस्टॉर्म को लेके, हमारे पास कुछ ऑप्शंस दी हुई हैं, हम देख सकते हैं। पहली है दे डेवलप इन कोल्ड ह्यूमिड एरियाज लाइक पोलर रीजन वेरी फ्रिक्वेंटली। अनदर स्टेटमेंट इज द स्विफ्ट मूवमेंट ऑफ द फॉलिंग वाटर ड्रॉपलेट्स अलोंग राइजिंग एयर क्रिएट लाइटनिंग एंड साउंड। Third one is the rising temperature produce strong upward rising winds, and the last one is they develop in hot humid tropical areas like India very frequently। तो कौन सी जो स्टेटमेंट है गलत है, तो पहली स्टेटमेंट जो गलत है कि वो ज्यादा ठंडे और पोलर रीजन्स में ज्यादा जो है ज्यादा फ्रीक्वेंटली अकर होता है, तो ये गलत है। तो थंडरस्टॉर्म है वो हॉट ह्यूमिड और ट्रॉपिकल एरियाज कौन से होते हैं, जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच का एरिया है, इक्वेटर के आसपास वाले एरियाज,
वहां पे ज्यादा फ्रिक्वेंटली जो है वो डिबल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स द रेट ऑफ इवेपोरेशन डिपेंड्स। रेट ऑफ इवेपोरेशन की इवेपोरेशन कितनी होगी, कौन से फैक्टर्स के ऊपर ये डिपेंड करता है। पहला है टेम्परेचर ऑफ द लिक्विड, बिल्कुल इसके ऊपर डिपेंड करता है कि जो लिक्विड है, जो पानी है मान लीजिए, उसका टेम्परेचर कितना है, उस हिसाब पे वो डिपेंड करेगा कि वेपर्स कितने बनेंगे, इवेपोरेशन कितनी होगी। तो पहली ऑप्शन सही है। दूसरा है एरिया ऑफ द लिक्विड एक्सपोज टू हीट, ये भी बिल्कुल सही है। जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा उतना ज्यादा क्या होगा, वो इवेपोरेशन होगी। नेक्स्ट इज विंड ब्लोइंग ओवर द लिक्विड, बिल्कुल ये भी सही है कि जो लिक्विड है उसके ऊपर जो हवा है वो कितनी स्पीड से जा रही है, कैसे जा रही है, उसके ऊपर भी डिपेंड करता है इवेपोरेशन कितनी होगी। एंड द लास्ट वन इज ऑल ऑफ द अबव, तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही होगा, दैट इज ऑल ऑफ द अबव। सारे ही फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करेगा कि इवेपोरेशन कितनी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। हमारे पास कुछ स्टेटमेंट्स दी हुई हैं, हमें बताना है कौन सी स्टेटमेंट जो है वो सही है। पहली स्टेटमेंट है चेंज इन प्रेशर डज नॉट अफेक्ट द विंड वेलोसिटी। Next is high speed winds are accompanied by increased air pressure. Third option is high speed winds are accompanied by reduced air pressure, and the last one is humidity can change the velocity and direction of wind. तो हमें बताना है कौन सी स्टेटमेंट जो है वो सही है, बाकी तीन जो है वो गलत होंगी। तो इसका जो सही आंसर है दैट इज ऑप्शन सी, जो हाई स्पीड विंड्स होती हैं दीज आर accompanied by reduced air pressure। ठीक है। Next question is question number 12, which of the following causes tropical cyclone। tropical cyclone, जो tropical area में cyclone आते हैं, किसकी वजह से आते हैं। options है the strong air pressure, the B option is the earth's rotation, third option is the speed of wind, and the last option is the insolation or the energy of sun intercepted by the earth। तो इसका जो सही आंसर है दैट इज डी, क्योंकि जो भी साइक्लोन किसकी वजह से होगा, साइक्लोन जो है वेदर में जो भी चेंजेस होंगे उनकी वजह से, और वेदर जो है जो भी वेदर में चेंजेस आते हैं वो किसकी वजह से आते हैं, सन की वजह से। सन जो है वो अल्टीमेट सोर्स है एनर्जी का। तो इंसोलेशन क्या होता है कि अर्थ जो है वो सन से कितनी एनर्जी जो है वो रिसीव करता है, दैट इज कॉल्ड इंसोलेशन। तो इसका जो सही आंसर है द इंसोलेशन और द एनर्जी ऑफ सन इंटरसेप्टेड बाय द अर्थ, इसके ऊपर डिपेंड करता है कि जो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स जो है वो आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, क्योंकि अगर हमारे पास एनर्जी सन से जो एनर्जी आएगी उसके बाद ही इवेपोरेशन होगी, जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो ज्यादा होगा या कम होगा, उसी की वजह से जो हाई स्पीड्स विंड्स चलेंगी, टेम्परेचर में जो चेंजेस आएंगे उन्हीं की वजह से क्या होता है, साइक्लोन होता है। साइक्लोन हमें पता है कि जब लो प्रेशर एरिया जो है क्रिएट हो जाता है उसकी वजह से साइक्लोन्स आते हैं। तो ये सारे ही जो फैक्टर्स हैं कहीं ना कहीं वो डिपेंड करते हैं कि सन से जो हमें कितनी एनर्जी मिल रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। कौन सी स्टेटमेंट सही है। तो यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट्स दी हुई हैं, आप इनको देख सकते हैं। हम सीधा आंसर के ऊपर आएंगे कि कौन सी स्टेटमेंट जो सही है, क्योंकि बाकी की स्टेटमेंट तीन जो है वो गलत हैं। तो जो सही स्टेटमेंट है दैट इज विंड मूवमेंट्स आर कॉज्ड बाय द अनइवन हीटिंग ऑफ अर्थ। कि जो भी विंड मूवमेंट्स होती हैं, विंड मूवमेंट्स की हमें पता है नॉर्थ टू साउथ पोल, इक्वेटर की तरफ जो है, नॉर्थ और साउथ पोल से इक्वेटर की तरफ हवा चलती है, और इक्वेटर से जो है वो हवा ऊपर वर्टिकली जो है ऊपर उठती है लाइट होके। तो इस तरह से जो भी मूवमेंट्स होती हैं विंड्स की, किसकी वजह से होती हैं, अनइवन हीटिंग ऑफ अर्थ। अर्थ की अनइवन हीटिंग क्यों होती है, क्योंकि इक्वेटर पे सन की डायरेक्ट रेज पड़ती हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल पे नहीं पड़ती। ये सब कुछ होता है अर्थ की रोटेशन की वजह से। अर्थ थोड़ी सी टिल्ट होके जो है रोटेट करती है, उसकी वजह से अर्थ सन के अराउंड रिवॉल्व करती है, उसकी वजह से, इन सब चीजों की वजह से जो हीटिंग है अर्थ की वो अनइवन होती है। कहीं पे ज्यादा गर्मी होती है, कहीं पे बहुत ज्यादा ठंड होती है, कहीं पे मॉडरेट टेम्परेचर होता है, क्योंकि सन की जो एनर्जी है वो इक्वली जो है वो अर्थ उसको इंटरसेप्ट नहीं करती। अलग अलग एरिया में अलग अलग इंटरसेप्शन होती है। इन्हीं फैक्टर्स की वजह से जो है विंड मूवमेंट जो है डिपेंड करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉजेज विंड करंट्स अक्रॉस द ग्लोब। विंड करंट्स फिर से वही क्वेश्चन आ गया कि विंड करंट्स जो है वो किस वजह से होते हैं। विंड करंट्स मतलब कि जो डायरेक्शन है विंड्स की, नॉर्थ पोल टू इक्वेटर या साउथ पोल टू इक्वेटर या इक्वेटर से ऊपर उठना, ये सारी जो डायरेक्शंस हैं, ये करंट्स हैं, ये किसके वजह से होते हैं। ऑप्शंस है द रोटेशन एंड रिवोल्यूशन ऑफ अर्थ, अनइवन हीटिंग ऑफ अर्थ बिटवीन इक्वेटर एंड पोल्स, ग्रेविटेशनल पुल ऑफ सन एंड नन ऑफ द अबव। तो बिल्कुल जो पिछला क्वेश्चन हमने डिस्कस किया उसी की तरह ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर बी, ऑप्शन जो बी है यहाँ पे सही होगा।
अनइवन हीटिंग बिटवीन इक्वेटर एंड पोल, इक्वेटर के ऊपर ज्यादा एनर्जी इंटरसेप्ट होती है, इक्वेटर के ऊपर ज्यादा गर्मी होती है क्योंकि सन की डायरेक्ट रेज पड़ती है, पोल्स के ऊपर नहीं होता। तो ये सारे ही रीजन जो है जिसकी वजह से विंड करंट्स जो है वो होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल डज ए सिरिंज वर्क। सिरिंज, हम जब इंजेक्शन लगाते हैं, हमने सिरिंज देखा होगा, तो कौन से प्रिंसिपल के ऊपर वो है डिपेंड करता है। ऑप्शंस है वेरिएंस इन प्रेशर, वेरिएंस इन मास, वेरिएंस इन टेम्परेचर एंड द लास्ट वन इज नन ऑफ द अबव। तो इसका जो सही आंसर है दैट इज वेरिएंस इन प्रेशर। प्रेशर की वजह से, क्योंकि जब हम सिरिंज को पुल करते हैं तो उसके अंदर क्या होता है, लो प्रेशर एरिया जो है क्रिएट हो जाता है, तो जो लिक्विड हम जो इसमें इंसर्ट करते हैं वो क्या करता है, उसको पुल कर लेता है, अंदर की तरफ खींच लेता है। तो इस तरह से जो है सिरिंज काम करती है, ये सब कुछ प्रेशर की वजह से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, व्हाई द वार्म एयर इज लाइटर देन द कोल्ड एयर। जो गर्म हवा होती है वो ठंडी हवा से ज्यादा हल्की क्यों होती है? क्योंकि ऑप्शन ए इसकी सही होगी। जो वार्म एयर है वो जब हम उसको हीट करते हैं, गर्म करते हैं, तो वो एक्सपैंड करती है और हल्की हो जाती है। एक्सपैंड करती है मतलब ज्यादा एरिया जो है वो कवर, सरफेस एरिया कवर कर लेती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस इज अनलाइकली टू बी अफेक्टेड बाय ए साइक्लोन। कौन सी जगह जो है वो सबसे कम जो है या बिल्कुल अफेक्ट नहीं होगी साइक्लोन से? ऑप्शन है चेन्नई, बेंगलुरु, अमृतसर एंड पुरी। तो सही आंसर है दैट इज अमृतसर, ठीक है, बिकॉज इट इज नॉट एक्सपोज टू द सी, क्योंकि ये सी से बहुत ज्यादा दूर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, which of the following statement is correct? In winter the winds flow from the land to the ocean. Next statement is in summers the winds flow from the land towards the ocean. Next is a cyclone is formed by a very high pressure system with very high speed winds revolving around it. And the last is the coastline of India is not vulnerable to cyclones. तो कौन सी स्टेटमेंट जो है वो सही है? तो ओनली फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट कि विंटर्स में जो है वो विंड्स जो है वो लैंड से ओशन की तरफ चलती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड टू मेजर द डायरेक्शन ऑफ विंड। पहले हमने जो क्वेश्चन किया था वो था स्पीड ऑफ विंड। स्पीड जो है उसको एनीमोमीटर से मेजर किया जाता है। अब क्वेश्चन है कि डायरेक्शन जो है विंड की, कि कौन सी डायरेक्शन में चल रही है, वो किसके साथ मेजर किया जाता है? ऑप्शन है बैरोमीटर, विंड वेन, ऑडोमीटर एंड नन ऑफ द अबव। तो सही आंसर है ऑप्शन बी, दैट इज विंड वेन। विंड वेन जो है वो एनीमोमीटर में ही लगा होता है। एनीमोमीटर जो है वो स्पीड बताता है और उसके अंदर जो विंड वेन लगा होता है वो डायरेक्शन बताता है। लास्ट क्वेश्चन इज ए साइक्लोन इज नोन बाय डिफरेंट नेम्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। इन जापान एंड फिलीपींस इट इज नोन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग नेम। अगर हम साइक्लोन की बात करें तो दुनिया में अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम से इसको जाना जाता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि जो जापान और फिलीपींस है वहां पे साइक्लोन को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है ह्यूरिकेन, टाइफून, साइक्लोन और सुनामी। तो सही आंसर है दैट इज ऑप्शन बी, टाइफून। टाइफून जो है फिलीपींस और जापान जो है साइक्लोन को वहां टाइफून के नाम से जाना जाता है, और जो ह्यूरिकेन है वो जो अमेरिकन कॉन्टिनेंट है वहां पे ह्यूरिकेन के नाम से जाना जाता है। तो फ्रेंड्स ये थे कुछ 20 क्वेश्चन। आई होप ये क्वेश्चन आपको हेल्प करेंगे। इसी तरह से बाकी के जो चैप्टर्स हैं उनके भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। बाकी की वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। स्टे हेल्दी, स्टे सेफ।